चलिए स्टार्ट करते हैं। डिटर्मिनेंट बहुत इजी टॉपिक है, एग्ज़ाम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग सिर्फ बेसिक पार्ट ही देखेंगे जो 15 मिनट में ही ख़त्म हो जाएगा। कल हम लोग इसका मेन टॉपिक स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट, जिससे बोर्ड में क्वेश्चन आता है। देखिएगा यहाँ पे कि स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा हुआ है। इस स्क्वायर मैट्रिक्स में जो बिग ब्रैकेट है इसको हटाकर अगर मॉडुलस लगा दिया जाए, साधारण भाषा में समझो बस यही, इसका डिफिनेशन क्या होता है उतना जानने की ज़रूरत है नहीं। तो बिग ब्रैकेट को हटा के सीधे मॉड लगा दिया जाए तो इसी को डिटर्मिनेंट बोलते हैं। डिटर्मिनेंट हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का होता है और हम लोग दो तरह का स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ते हैं अभी फ़िलहाल, एक 2 रो 2 कॉलम वाला, एक 3 रो 3 कॉलम वाला। 4 रो और 4 कॉलम वाला भी होता है जिस पे सवाल नहीं है एक बोर्ड के अंदर, तो वो देखेंगे भी नहीं हम लोग। तो 2 रो 2 कॉलम वाले को या 3 रो 3 कॉलम वाले स्क्वायर मैट्रिक्स के एलिमेंट को मॉड के अंदर लिख देना ही क्या कहलाएगा, डिटर्मिनेंट कहलाएगा। ठीक है, ये सॉल्व होता है। अब देखो सॉल्व कैसे होता है। अगर 2 रो 2 कॉलम है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा इस तरीके से डायगोनली, A11 इंटू A22, फिर बीच में माइनस देते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, A21 इंटू A12। बड़ा सिंपल है, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, बीच में माइनस देंगे। एग्जांपल देख लो, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 1 इंटू 4, फिर बीच में माइनस देंगे और 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 3 2 ज़ा 6, आंसर आ गया -2। ध्यान से देखना, मैट्रिक्स ब्रैकेट के अंदर होता है, डिटर्मिनेंट मॉड के अंदर होता है। ये देखो 3 रो 3 कॉलम वाला है, मॉड के अंदर लिख दिया गया, डिटर्मिनेंट बन गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका 2 रो 2 कॉलम वाले से थोड़ा टफ है लेकिन इजी है। अब देखो डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं। किसी एक लाइन को चुनते हैं, अब यहाँ लाइन तो नहीं बोलेंगे, रो बोलेंगे। किसी एक रो को चुनेंगे, R1 ले ले या R2 ले ले या R3 ले लें, किसी एक रो को या किसी एक कॉलम को, या तो C1 या तो C2 या तो C3, यानी रो या कॉलम में से किसी एक ही लाइन को सिलेक्ट करना है। हम R1 को चुन लेते हैं, तो R1 में यहाँ A11 है, इसको लिखेंगे यहाँ पे, और इसके लिए एक छोटू डिटर्मिनेंट बनेगा। देखो बना, इसमें कौन सा एलिमेंट रहेगा, तो A11 जो एलिमेंट है ये जिस रो में है या जिस कॉलम में है उसको एलिमिनेट कर दो, यानी छोड़ दो, यानी ये गायब और ये गायब, तो बाकी ये 4 बचा, ये 4 को यहाँ छाप देंगे। बीच वाले को हमेशा माइनस में लिखते हैं, हमेशा माइनस में। अब ये माइनस में काहे लिखा जाता है और प्लस में यहाँ काहे लिखा जाता है, इसके पीछे का कोफैक्टर का फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है जो हम लोग 1 या 2 वीडियो के बाद देखेंगे। बड़ा इजी है, आप फिलहाल ऐसे ही समझो कि बीच वाले को माइनस में लिखेंगे और इस एलिमेंट को यहाँ छाप देंगे। इसके लिए भी वही कॉन्सेप्ट है, ये जिस लाइन में है उस लाइन को भूल जाना है, बाकी ये बचा ऊपर में और ये नीचे में। इस वाले को प्लस में लिखते हैं, A13 को यहाँ लिखा, ये रो और कॉलम इस तरह से भूल जाना है, यानी एलिमेंट जिस लाइन में दिख रहा है आपको, चाहे वो सीधा चाहे वो खड़ा, उसको हटा दीजिए, बाकी जो 4 एलिमेंट बचता है उसको आप ट्रू डिटर्मिनेंट में लिख दीजिए। ये इसका फॉर्मूला है। जब भी आप R1 उठाओगे तो पहला प्लस में लिखाएगा, बीच वाला हमेशा माइनस में और लास्ट वाला हमेशा प्लस में। हम शुरुआत में बोल दिए थे कि किसी भी एक रो में फॉर्मूला लगा सकते हैं, ये R1 में लगाया गया है, आप R2 में अप्लाई कर सकते हो या R3 में अप्लाई कर सकते हो या C1 में अप्लाई कर सकते हो या C2 में या C3 में, आप किसी भी तरीके से बनाओ, आंसर आपका सेम ही रहेगा। अभी हम यहाँ पे करके भी दिखाए हैं, देखना। जैसे अगर हम R1 सेलेक्ट कर रहे थे तो पहले आगे वाले को प्लस में लिख रहे थे, बीच वाले को माइनस में और लास्ट वाले को प्लस में। अगर हम R2 सेलेक्ट करते हैं, यानी फॉर्मूला हम R2 में लगाते हैं, तो आगे वाला माइनस में लिखा था, बीच वाला प्लस में और लास्ट वाला माइनस में। उसी तरीके से अगर हम R3 चुनते हैं तो इस फॉर्म में लेके आते हैं, या हम C1 चुनते हैं तो ये फॉर्म आता है। कोई एक ही चुनेंगे, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे, यानी सेम फॉर्मूला लिखा हुआ है। इस बार जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं हम वो C1 में कर रहे हैं, A11 A21 और A31। तो पहला एलिमेंट लिखा गया, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ, ये 4 को यहाँ पे छाप दो। देख लो ये प्लस में था इसलिए ये आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, बीच वाले को माइनस में लिखना है इसलिए इसको माइनस में फिर लिखा गया। अब ये जिस रो में है
और जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ, तो ये दोनों ऊपर में और ये दोनों नीचे में, यहाँ लिख दिया गया। अब देखो ये वाला एलिमेंट प्लस में है, प्लस में लिखा गया। ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ, तो ये दोनों ऊपर और ये दोनों नीचे, यहाँ आ गया। तो आप एक ही क्वेश्चन में फॉर्मूला बदल सकते हैं। उसी तरीके से हम यहाँ पे इसी का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इस बार R2 में लगा रहे हैं इस लाइन में। तो देखिए ये वाला है, और जब हम R2 की बात करेंगे तो माइनस लेंगे पहले, फिर प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, देखना। तो A21 माइनस में लेंगे। अब ये जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको भूल जाओ, तो ये वाला और ये वाला ऊपर और ये वाला और ये वाला नीचे। फिर माइनस पर प्लस है फॉर्म में दिख रहा है, यहाँ प्लस है। A22 लिखेंगे यहाँ, ये रो और ये कॉलम गायब, A11 A13 ऊपर, A31 A32 नीचे। यानी जिस एलिमेंट का हम डिटर्मिनेंट फॉर्म करने जाएंगे वो एलिमेंट जिस रो में है और कॉलम में उसको भूल जाना है, छोड़ देना है, बाकी जो एलिमेंट बच गया उसको यहाँ छाप देना है। सिमिलरली ये वाला माइनस में लिखेंगे, इसके लिए भी एलिमेंट लिखा गया है यहाँ पे। अब ये छोटू डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको सॉल्व बिल्कुल इस तरीके से करेंगे। ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा माइनस, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा। ठीक, चलिए समझ में आ गया। पहले एक्सरसाइज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है। अब क्वेश्चन की बात करते हैं। एक्सरसाइज 4.1 NCERT। पहला क्वेश्चन देखो, तो ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा 2 × -1, फिर बीच में माइनस देते हैं। यहाँ आपको प्लस दिख रहा है ना, गलती हो गया, बीच में यहाँ पर हम लोग क्या देंगे, माइनस देंगे। 2 × -1 फॉर्मूले का माइनस, फिर 4 × -5। अब देखना यहाँ से 2 × -1 -2 और माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 5 चौके 20। अब 20 में 2 गया, देखो गलती से ये लिखा हुआ है यहाँ पे 18 हो गया। ठीक है, यहाँ देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस इंटू कॉस, फॉर्मूले का माइनस, अब माइनस साइन इंटू साइन, माइनस साइन इंटू साइन, कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है। इजी है। इस क्वेश्चन को देखना, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x+1 मल्टीप्लाई करेगा x² माइनस x+1 से, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेगा। देखो इसको a+b, ये a² माइनस ab प्लस b², a³ प्लस b³ होता है, यानी x³ + 1 का फॉर्मूला है ये। a³ + b³ पे तोड़ोगे तो ये आएगा, और ये a + b × a - b, a² माइनस b², प्लस माइनस माइनस, अब माइनस माइनस प्लस, तो +1 + 1 मिलके 2 हो गया। इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, एक मैट्रिक्स है। अच्छा ये मैट्रिक्स है क्योंकि यहाँ ब्रैकेट दिख रहा है, आपको प्रूफ करना है 2a का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का जो साइन है वो 2a पर है, बराबर होगा 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये LHS है और ये RHS है। तो पहले बात करते हैं LHS की। तो हो गए, LHS जो है 2a का डिटर्मिनेंट है, तो पहले हम अंदर वाला 2a निकाल लेते हैं। तो 2 का 2, a के जगह पे a का वैल्यू। तो फिलहाल ये मैट्रिक्स है ना, जब ये नंबर मैट्रिक्स में जाके मल्टीप्लाई करता है, पढ़ चुके हम लोग, सबसे मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 और 2 दूनी की 4। अब है इसका 2a का डिटर्मिनेंट, तो 2a का डिटर्मिनेंट करेंगे, यानी ब्रैकेट हटाएंगे, मॉड लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 × 4 8 माइनस 8 × 4 32, सब्ट्रैक्ट कर दो, घटा दो, -24। LHS का काम खत्म हो गया। अब बारी है RHS, 4 × डिटर्मिनेंट ऑफ a, 4 का 4, a का डिटर्मिनेंट है, यानी जो डिटर्मिनेंट का साइन है वो a पर है, तो मैट्रिक्स a में डब्बा हटाना है, मॉड लगा देना है, 4 बाहर ही रहेगा। डिटर्मिनेंट में कभी भी नंबर अंदर जाके मल्टीप्लाई नहीं करता है, ये याद रखिएगा, ये बाहर का बाहर ही रहता है। ये पहले सॉल्व होगा, 2 × 1 = 2 माइनस 4 × 2 = 8, 8 में 2 गया -6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -24। क्या दोनों सेम आया कि नहीं आया, हो गया प्रूफ। इजी है। दिक्कत होगा एक बार और देख लेना, लेकिन दिक्कत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा इजी एक्सरसाइज है ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4,
3 रो 3 कॉलम वाला है, ये भी मैट्रिक्स है क्योंकि ब्रैकेट का साइन है। प्रूफ करना है 3A का डिटर्मिनेंट बराबर होगा 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 3 के तरह है, बस वो 2 रो 2 कॉलम में था, ये 3 रो 3 कॉलम में है। तो ये हुआ हमारा LHS 3A पहले अंदर वाला, 3 का 3 A का वैल्यू। अभी ये 3 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहा है तो अंदर जाके सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेगा। 3 1 ज़ा 3, 3 इंटू 0 0, 3 1 ज़ा 3, सबसे मल्टीप्लाई करके ये आ गया। अब है इसका डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट निकालते हैं, यानी डब्बा हटाएंगे मॉड लगाएंगे। हम लोग पीछे फॉर्मूला देख चुके हैं। पहले रो को ही चुन लेते हैं, 3 को यहाँ लिखा, इसके लिए छोटी डिटर्मिनेंट बनेगा। तो 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको छोड़ दिया, तो 3 6 0 12 यहाँ आ गया। बीच वाले को माइनस में लिखेंगे, तो 0 जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया, तो 0 6 0 12 यहाँ लिख दिया। 3 को प्लस में लिखेंगे, ये जिस रो में है और जिस कॉलम में उसको छोड़ दिया, 0 3 ऊपर और 0 0 नीचे हो गया। अब ये 3 को यहाँ छोड़ेंगे, 12 3 ज़ा 36 माइनस 0 इंटू 6 0, 0 इंटू समथिंग 0, और यहाँ 0 इंटू 0 0 माइनस 0 इंटू 3 0। अब 3 इंटू 0 करोगे 0 मिलेगा, 0 0 गायब हो जाएगा। अब इसको इससे इंटू कर दो, 18 का 8 हैंड में रहा 1, 9 और 1 10, 108 108 आ गया। बात करते हैं RHS की, 27 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट के बाहर में नंबर है, बाहर में ही रहेगा। ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 27 को बाहर ही रखेंगे। यहाँ फिर देखो R1 नहीं लेंगे, 1 लिखा, रो और कॉलम ख़त्म, 1 2 0 4। फिर बीच वाले को माइनस में लिखेंगे, फिर इसके लिए रो और कॉलम ख़त्म, 0 2 2 4। फिर 1 के लिए +1, रो कॉलम ख़त्म, 0 1 0 0। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4 इंटू 27 108 बराबर LHS। हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हम NCERT पढ़ाने के पीछे रीज़न क्या, हम क्लास में NCERT हमेशा लास्ट में सिलेबस कंप्लीट होने के बाद पढ़ाते हैं। तो कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं उसमें लगभग 70% बच्चे उतना ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, यानी उनका 11th बहुत ख़राब है। अब जिनका 11th ख़राब है उनको तो KG सिन्हा RD शर्मा समझ में आएगा नहीं। मेरा बैच RD शर्मा का अलग है और RS अग्रवाल का अलग है। ठीक है, एक बैच KG सिन्हा का भी चालू करने वाले थे, पिछले साल चालू भी हुआ था। तो बच्चे के हिसाब से बैच चालू होता है और यहाँ पढ़ने वाले हर तरह के बच्चे हैं। तो ऐसा चीज़ पढ़ते हैं हम लोग जो कम टाइम भी ले और समझ में भी आ जाए। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये पढ़ के फिर क्लास में नहीं पढ़ेंगे, जब क्लास में मिलेंगे तो सब कुछ दोबारा पढ़ेंगे। और जो हम लोग बना रहे हैं, ये बना के बोर्ड का 100% क्वेश्चन बनेगा, 100%, चाहे वो बिहार बोर्ड हो चाहे वो CBSE हो। इसलिए मिसलेनियस का भी सवाल नहीं छोड़ रहे हम ना। क्वेश्चन कम है, टाइम कम लग रहा है, बनाने में बहुत टाइम लगता है, लिखने में भी टाइम लगता है, रिसोर्सेस भी कम है। यहाँ देखो इतना बराबर इतना लिखा है और x का आंसर चाहिए हम लोगों को, ये सवाल है। मैट्रिक्स होता है तो बस सीधे सामने सामने बराबर कर देते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट में सॉल्व करके इक्वल करते हैं। तो ये 2 1 ज़ा 2 हो जाएगा, माइनस 5 4 ज़ा 20, 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² माइनस 6 4 ज़ा 24। अब ये रहा -18, ये -24 इधर आया तो +24, ये 2x², 24 में 18 गया 6, 2 से काट देंगे 6 3 बार में, स्क्वायर इधर गया तो ±√3, x का आंसर आ गया। अब 7 का 2 भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसा ही है, और 8 तक ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। एक्सरसाइज हमारा ख़त्म हुआ। अब देखोगे 4 से सीधे हम 7 पे आ गए हैं। 5 और 6 नंबर क्वेश्चन बिल्कुल 3 रो और 3 कॉलम वाला डिटर्मिनेंट है। तो जैसे 4 में 3 रो 3 कॉलम में डिटर्मिनेंट सॉल्व हुआ है, वैसा ही आप 5 और 6 में भी सॉल्व करोगे। और इत्मीनान से बनाओ, है ना। आप RS अग्रवाल बनाओ, बनेगा। हाँ, RS अग्रवाल के पहले एक्सरसाइज में कोफैक्टर माइनर वर्ड इस्तेमाल किया है, इसके तीसरे एक्सरसाइज में है वो, तो वो क्वेश्चन छोड़ के आप बनाइएगा। ठीक है, और केस नहीं बनाओ, RD सम बनाओ, जो बनाना है बनाओ, जो प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो। ठीक, ऐसा नहीं है कि हम लोग क्लास में नहीं पढ़ते। आप सबको मालूम है क्लास में हम लोग RD सम अलग बैच बनाते हैं। ऐसा काम कभी नहीं करते हैं कि एक ही बैच में बच्चा RD सम भी बना रहा हो, RS अग्रवाल भी बना रहा हो। ऐसे ना तो RS अग्रवाल कंप्लीट होगा ना RD सम कंप्लीट होगा, वैसे धोखा भी होता है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अगले बैच में, अगले क्लास में, सॉरी।